इसके अंतर्गत हम टॉपिक लेंगे उपसर्ग, क्योंकि कल आपने संधि वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग से जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं डेफिनेशन के, वो हमें यहाँ कवर करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना शब्द संरचना, और शब्द संरचना क्या है? उप और सर्ग। ठीक है जी। दूसरा शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शाब्दिक अर्थ। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, रचना करना या सृष्टि करना, रचना करना या सृष्टि करना। तीसरा जो क्वेश्चंस बनेगा वो है परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये तो है जी आपकी शब्द संरचना, शाब्दिक अर्थ और परिभाषा। तो उप क्या है जी? इसमें उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछने लगे कि ये बताइए कि इसमें उप क्या है, तो वो क्या कहलाया? उपसर्ग। जी जी। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? ये शब्द संरचना का क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर जो ये उप हैं, ये उप यहाँ पर क्या है? उपसर्ग ही है। तो उपसर्ग के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग के अंतर्गत उप उपसर्ग है। ये सर्ग क्या है? ये सर्ग आपका मूल शब्द है। ये शब्द क्या है? मूल शब्द। और इस मूल शब्द का मीनिंग क्या है? रचना करना या सृष्टि करना। तो उपसर्ग क्या करते हैं? तो उपसर्ग रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं नए शब्द की। तो पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने के लिए हम हिंदी में 4 टॉपिक का प्रयोग करते हैं। एक तो संधि जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा उपसर्ग है, तीसरा प्रत्यय और चौथा है समास। इन चारों में हमें क्या करना होता है? पुराने शब्दों या शब्दांशों से नए शब्द की रचना करनी होती है। तो जो पुराने शब्द ऑलरेडी हम किसी न किसी अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, किसी सेंस भाव में प्रयोग कर रहे हैं,
उन्हीं के आगे पीछे या दूसरे शब्द के साथ उनका योग करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग भी नए शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बाद में यहाँ पर क्या पूछा जाएगा जी आपसे, चौथी स्टेटमेंट ये है, उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, परंतु कुछ गतिक शब्द जैसे अंतर, बहिर, प्राक, अंतर, बहिर, प्राग आदि का प्रयोग आदि शब्दों का प्रयोग भी उपसर्ग की भांति आदि का प्रयोग भी उपसर्ग की भांति उपसर्ग की तरह किया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कैसे, तो एक तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ प्रतिदिन शब्द ले लिया, तो ये क्या है जी, एक आपका शब्दांश है और दूसरा आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। तो शब्दांश के रूप में ले लिया हमने और इससे क्या बना लेंगे, हम नया शब्द बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया आ और इधर ले लिया जन्म, तो इससे क्या बन गया, आ जन्म नया शब्द। यहाँ ले लिया प्रति, इधर वर्ष, तो इससे क्या बनाया, प्रतिवर्ष। यहाँ ले लिया हमने निर, इधर लिया आशा और इससे क्या बनाया, निराशा। यहाँ ले लिया हमने अन, इधर ले लिया हमने एक और इससे शब्द क्या बना लिया, अनेक, एनीथिंग। और भी हम बना सकते हैं। इसके साथ आपको फिर यहाँ इसको समझना है कि हम यहाँ क्या लेंगे, गतिक शब्द। यहाँ पे ले लिया हमने गतिक शब्द और इसके साथ में हम दूसरा कोई शब्द प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, नया शब्द बनेगा। तो उपसर्ग का काम क्या है, नए शब्दों को बनाने का है। उपसर्ग का काम क्या है, नए शब्दों को बनाने का। गतिक शब्द ले लिया हमने यहाँ अंतर, इसमें यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया तो शब्द बन गया अंतरराष्ट्रीय, इसमें भी उपसर्ग है। ऐसे ही यहाँ पे हमने शब्द ले लिया बहिर और इसमें क्या किया, हमने गमन का प्रयोग किया और इससे शब्द बन गया हमारा बहिर्गम। ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द प्रयोग किया, ठीक है, प्राक और इससे इतिहास या ऐतिहासिक ही ले लेते हैं, ऐतिहासिक। अब इतिहास में ईग लग के ऐतिहासिक बनाए, तो इससे शब्द जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, प्रागे ऐतिहासिक। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, गतिक शब्द। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, हम इन शब्दांशों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं,
लेकिन ये शब्दांश नहीं थे, ये गतिक शब्द थे। तो कुछ गतिक शब्दों का प्रयोग भी हम शब्दांशों की ही तरह उपसर्ग के रूप में करते हैं। तो उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, परंतु कुछ गतिक शब्द अंतर, बहिर, प्राग आदि का प्रयोग भी उपसर्ग की तरह उपसर्ग की भांति किया जाता है। अब आपको ये अंतर्राष्ट्रीय, बहिर्गमन, प्राग, ऐतिहासिक देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, जो उर्दू के 19 उपसर्ग, अंग्रेजी के 8 उपसर्ग, हिंदी के 10 उपसर्ग है, उसमें तो आप इनको पढ़े ही नहीं हैं। तो उनके अलावा भी हम कुछ गतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि उपसर्गों की भांति ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें कौन सा उपसर्ग हो गया जी? अंतर्राष्ट्रीय। इसमें क्या हो गया? बहिर्गमन। इसमें क्या हो गया? प्रागैतिहासिक। अब जो आपने संधि में सीखा है वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। वही आपको ध्यान रखना है, जो आपने संधि में सीखा है वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हुआ? प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। तो ये कैसे बदल गया, अब इसको सीखो। अगर पिछले वाली क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो फिर यहाँ समस्या आएगी आपको। जैसे आपने अभी एक शब्द लिया यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय। अब इस कंडीशन को केवल वही बच्चे समझ पाए हैं जिन्होंने संधि की क्लास ली है। तो ये क्या है जी? यहाँ पे हमारा ये राष्ट्र है, ये ई है। इससे भी पहले ये क्या था जी? ये अंतरराष्ट्रीय था, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन आपकी ये रही जी, दूसरी कंडीशन आपकी ये है, तीसरी में जाके आपका शब्द बना। अब यहाँ पर क्या है? इस विसर्ग का परिवर्तन रे में हुआ, शब्द की संरचना बनाने, छोटी करने के लिए रे चला गया यहाँ। तो ये जो आया है ये विसर्ग के स्थान पे आया है, इसीलिए यहाँ ये रे का प्रयोग हमने किया। अब ये राष्ट्र और टीए को मैंने जानबूझ के अलग किया, क्योंकि इसमें एक उपसर्ग भी है और एक प्रत्यय भी। वो पूछेगा निम्नलिखित में से ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। या इसको हम यहाँ इस रूप में ले लेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये राष्ट्र है, ये हो गया, और इसको हम राष्ट्रीय कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे अलग करते हैं, राष्ट्रीय। ऐसे ही दूसरा जो शब्द बना वो कैसे बना है जी? यहाँ पे बहिर्गमन। तो ये क्या है जी? यहाँ ये बहिर और इसके बाद में क्या है? गमन। यहाँ पर क्या आ गया आपका? बही, और इसके बाद में क्या है? ये गमन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो गया। विसर्ग ये वाला जो है, पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप ये कहोगे, ये जो प्रागैतिहासिक है, ये प्रागैतिहासिक शब्द कैसे बना? इससे पहले ये था प्राग और ऐतिहासिक, ये था जी आपका। इससे पहले ये था जी प्राग इतिहास और एक। अगर आपने संधि के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आप उपसर्ग नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखना है। इस प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। कै, खे, गै, कै वर्ग का तीसरा गै, तो यहाँ पहला तीसरे में बदल गया, और यहाँ ये गै के साथ में इसकी मात्रा आती है 2, ये आ गई आपकी 2 मात्रा, ये गै के साथ। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, और तीसरी में जाके शब्द बन गया आपका प्रागैतिहासिक। यहाँ इस विसर्ग का रै में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ शब्द की संरचना छोटा बनाने के लिए यहाँ पे इस विसर्ग का परिवर्तन रै में हुआ, शब्द की संरचना छोटा। तो ये और ये दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, ये व्यंजन संधि की पहली कंडीशन थी। फिर वो क्या पूछेगा आपसे कि इनमें उपसर्ग बताए, तो प्राग है, इसमें उपसर्ग बताओ बही है, इसमें उपसर्ग बताओ अंत है, या तो वो ये देगा या ऑप्शन में ये देगा। जब तक ऑप्शन में ये हैं राइट आंसर ये होंगे, जब ऑप्शन में ये नहीं होंगे तो फिर राइट आंसर ये होंगे। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आपको क्या बताया गया? उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं,
परंतु कुछ गतिक शब्द अंतर, बही, प्राग आदि का प्रयोग भी उपसर्ग की तरह किया जाता है। ठीक है, ये चौथी कंडीशन समझ में आ गई हो तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है जी पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है? उपसर्ग क्या है जी? शब्दांश है, पूरा शब्द नहीं है, शब्द का एक अंश है। शब्दांश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। उपसर्ग शब्दांश हमेशा हमेशा किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ आदि, आरंभ प्रारंभ आदि अर्थात शुरुआत में ही लगाए जाते हैं। तो ये कभी भी बाद में नहीं लगते, बीच में नहीं लगते, कहाँ लगेंगे? आगे। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है? तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स ही हैं। अब देखो समस्या पता है क्या है आप लोगों के साथ? समस्या ये है कि मान के चलो किसी बच्चे को खाना राइट हैंड से खाना सिखाया गया, अब राइट हैंड में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बच्चा लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई, वो लकीर का फ़कीर बन गया है कि मुझे राइट हैंड से ही खाना खाना है। ठीक, वही आपके मानसिक स्थिति बन चुकी है आपके दिमाग। फिर आप कहोगे सर जी आप पढ़ाई छोड़ के हमें रोज़ डांटने लगते हो, गुस्सा करते हो आप तो बहुत। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे से लेके शाम के 11 बजे तक क्लास लेता हूँ। अब कैसे लेता हूँ? 6 से लेके 12 बजे तो कंटिन्यू होता हूँ मैं पेड कोर्स में ऑनलाइन में। ठीक है, 12 बजे के बाद मैं निकलता हूँ अपने ड्यूटी पे, मैं लेक्चरर हूँ, मैं जाके वहाँ लेक्चर लेता हूँ 3 से 4। उसके बाद फिर मेरी ऑफलाइन का शेड्यूल है आदर्श नगर मॉडल टाउन के अंतर्गत मुखर्जी नगर के अंदर। ऑफलाइन में 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे रहूँगा, 2 अलग अलग क्लासों में। ठीक है, 1.5 घंटे की। इसके बाद में फिर शाम को 9 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे मेरा सेशन है, और इसके बाद फिर 10 बजे कैरेबिल स्टेट एग्ज़ाम पे मेरा सेशन है। तो कुल मिला के ये है कि 10:30 से 11 क्लास। अब मैं आपके कहने से, किसी एक के कहने से डिस्टर्ब होने लगा, गुस्सा करने लगा, तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। और ये काम तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ ऑनलाइन, और ऑफलाइन 15 साल से कर रहा हूँ। तो आपकी बातों पे मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन मेरी बातों का आपके ऊपर असर हो गया तो आप 1 साल के अंदर नौकरी ले लोगे, ये तो आपको तय करना है। अब समस्या क्या है आप लोग के साथ कि हमें तो ऐसे पढ़ना है, फलानी जगह ये मिल रहा है तो हमें यहाँ भी मिलना चाहिए, फलाना टीचर ये करा रहा है तो हमें ये भी कराना चाहिए। सच्चाई ये है कि आप गलत फहमी में हो। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं हमसे, कोई दिक्कत ही नहीं, सामने है, उनको पता है कि जो हमारे दिमाग में खुर्रापाती चल रही है, उटपटांग चीज़ें चल रही है, हम सर से डिस्कशन करते हैं, सर उसका सॉल्यूशन बताते हैं, हम सही ट्रैक पकड़ लेते हैं। ऑनलाइन के अंदर क्या है कि जो हम कहेंगे उस पर तो आप यकीन करोगे नहीं, बात मानोगे नहीं, आप अपने दिमाग से चलोगे, और अपने दिमाग से तो पिछले 4 साल से चल रहे थे आप, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो इसीलिए अब थोड़ा सा फेथ करो, भरोसा करो, और चीज़ों पे विश्वास करके आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने बहुत एग्ज़ाम दी और बहुत गलती की आपने। ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स भी है, और यही सारी चीज़ें लिखी हुई जो PDF है ना आपके पास 100, उन 100 PDF में एक PDF है क्लास नोट्स की, और उस क्लास नोट्स में यही हैंड राइटिंग में सारी चीज़ लिख के आपको दी गई। लेकिन क्या आप उस क्लास नोट से इन सारी चीज़ों को समझ लोगे? मुश्किल से 60%। इसी वजह से किताबें भी 60 से 65% ही तैयारी कराती है, क्योंकि किताबें बोलती नहीं हैं, ये हैंड राइटिंग नोट्स बोलेंगे नहीं, ये जो PNG में आपको दूंगा ये बोलेगी नहीं। लेकिन लाइव क्लास में मैं बोल भी रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, और मैं प्रत्येक कंडीशन को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और उसी को कहते हैं पढ़ाई। आप तो सूचना इकट्ठे कर रहे हो PNG से, नोट्स बना के इधर उधर से, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो ज्ञान में और सूचना में अंतर है, और इस चीज़ को आज तक भी आप कभी भी डिफरेंट नहीं कर पाए। आपके पास सूचनाएं हैं, आपने बहुत सूचनाएं इकट्ठी कर ली है, ठीक, और वो सूचना कुछ समय के बाद में
बदल जाती है, कुछ समय के बाद बहुत सारी सूचनाएं आप भूल जाते हो, इसलिए पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। हम यहाँ ज्ञान दे रहे हैं आपको, आपकी समझ बढ़ा रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को प्रूफ कर रहे हैं, इसको पढ़ाई कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और आप जो चाहते हो वो केवल सूचनाएं हैं, और सूचना दे के आप विद्वान लेखक साहित्यकार तो बन सकते हो, लेकिन सब स्पेक्ट्रम में सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ तो लाखों बच्चे फार्म भर चुके हैं, वैकेंसी है 4543, लगाते रहो अपना दिमाग। अब यहाँ मान के चलो मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे में से 99 बच्चों का तो फोकस है कि नहीं भाई चीज़ें सही चल रही है और मुझे करना है। एक बच्चे को ब्रेन की चुल रहेगी, खुजली रहेगी, अब उस एक के चलते ये क्लास डिस्टर्ब होती रहती है। अब उसको यहाँ तक तसल्ली नहीं होगी, वो बहुत सारा मैसेज छोड़ेगा, वॉइस मैसेज छोड़ेगा, तमाशा करेगा इधर उधर, उसका निकल जाएगा समय, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट में उसके प्रॉब्लम है, वो नहीं किसी के साथ एडजस्ट कर सकता, उसको तो उन्हीं पुराने तरीके से पढ़ना है। जब यहाँ सारी चीज़ में ऐसा हिंदी में कौन सी चीज़ आ गई कि तुम्हें नोट्स भी चाहिए, PDF नोट्स भी चाहिए, तुम्हें ई-बुक भी चाहिए, तुम्हें इसकी PNG भी चाहिए। अरे इसमें कुछ था, आज का काम आज ख़त्म क्यों नहीं करते? कितनी चीज़ों को आप इकट्ठा करके रख लोगे? आपको बताया गया कि उपसर्ग के अंतर्गत ये उप और सर्ग से मिलके बना है। फिर इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है उप का अर्थ समीप या निकट होता है, सर का अर्थ रचना करना, सृष्टि। अब सर इसकी भी PNG दे दो ताकि हम अपने पास सेव कर लें, और इतना ज़्यादा गठरी बांध लें हम, आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना समय है ही नहीं, क्योंकि UPSI का सिलेबस अपने आप में वो सिलेबस है जो बाकी सब एग्जाम में इसका 70% ही पूछा जाता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, या फिर यहाँ हिंदी की बात करें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज का काम आज ही कंप्लीट किया करो। इनको सेव करके स्टोर करके अपने पास इकट्ठा करके मत रखो। यही आपके शॉर्ट्स नोट्स हैं, यही आपके प्रिंट्स नोट्स हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास जब आपने अटेंड कर ली तो आप इतनी एकाग्रता जरूर रखो, इतना ध्यान जरूर रखो कि बाद में हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको 10 बार एक चीज़ ना पढ़नी पड़े। अगर एक चीज़ आप 3 बार पढ़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप गलती करोगे उसमें, क्योंकि आपने पहली बार फोकस किया ही नहीं है। अब तो आप रट्टा मार रहे हो, आप 3 बार पढ़ने का क्या जरूरत थी इसमें? आप तो 10-10 बार पढ़ रहे हो। क्या ये 6ठी से लेकर 8वीं में उपसर्ग नहीं पढ़े आपने? क्या 9 to 12 आपने उपसर्ग नहीं पढ़े? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, क्या उस समय आप उपसर्ग पढ़ के नहीं गए थे? सारे टॉपिक पढ़े, लेकिन क्या नौबत आ गई कि आप 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, और यही टॉपिक 10 से ज़्यादा बार 10 अलग अलग जगह से पढ़ चुके हो, और आज आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आपने कभी भी तरीके से पढ़ा ही नहीं, आपने कभी भी सीक्वेंस में पढ़ा ही नहीं, आप हमेशा रट्टा मारते रहे, और अभी भी आप रट्टा मारते रहे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, लॉजिकली जब चीज़ों को समझेंगे, अब वो बच्चे वाली होती है कि इस पहले सर लिखेंगे, फिर हम उतारेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसको याद करेंगे। भाई ये काम तो 6ठी से 10वीं क्लास के बच्चों में होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आपको लाखों बच्चों में से अपनी सीट निकालनी है, तो उसके लिए तो आपका लेवल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग शब्दांश हमेशा किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ आदि अर्थात शुरुआत में ही लगाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। तो जब शुरुआत में लगेंगे तो कैसे लगाएंगे हम? यहाँ पे जैसे हमने यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग कर लिया दिन के साथ में, तो ये क्या बन गया आपका प्रतिदिन। तो कहाँ लगा? आगे प्रारंभ में लगा। ऐसे ही हमने यहाँ परी का प्रयोग कर लिया आवरण के साथ में, तो इससे क्या बना लिया हमने? पर्यावरण। कहाँ लगा? आगे लगा। ऐसे ही यहाँ पे वी, यहाँ पे हमने वी का प्रयोग कर लिया आप्त के साथ में, तो इससे क्या बन गया? व्याप्त बन गया। अब पर्यावरण में कितने उपसर्ग है, कौन से उपसर्ग है, वो आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे व्याप्त में कौन सा है, पता ही नहीं था किसी को। अगर मैं कहता कि इनमें से ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो सबसे पहले तो आप वही बताते व्याप्त, उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। व्याप्त का मतलब है जो सब जगह फैला हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पर्यावरण में उपसर्ग बताइए कितने, तो आपका आंसर होगा ए, जबकि राइट आंसर क्या है यहाँ? 2। यानी कि जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो वो गलतियाँ मैं लाइव क्लास में पहले ही आपसे करवा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रतिदिन में यहाँ पे जो आगे हमने लगाया है प्रति, ठीक है। पर्यावरण में जो यहाँ पे परी और आ है ये शब्दांश है, और यहाँ व्याप्त में प्यारे दोस्तों जो ये वी है ये क्या है? आपका शब्दांश है। और इनका प्रयोग हमने शब्द के आरंभ में किया है, शब्द के शुरू में किया है।
शब्द के प्रारंभ में किया। तो जिसको हम आरंभ कह रहे हैं वही प्यारे दोस्तों प्रारंभ भी कहलाता है, उसी को हम आदि भी कहते हैं। जैसे राम श्याम मोहन सोहन आदि, आदि का मतलब जो आगे आया हुआ है, उसी को हम शुरुआत भी कहते हैं, वो कुछ भी करे। इसीलिए प्यारे दोस्तों इसको आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? आदि प्रत्यय भी कहेंगे। उपसर्ग का दूसरा नाम, उपसर्ग का दूसरा या, उपसर्ग का दूसरा या अन्य नाम, अन्य नाम आदि प्रत्यय भी होता है। आदि प्रत्यय, उपसर्ग का दूसरा नाम आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय भी होता है। आदि का मतलब क्या होता है? जो आरंभ में लगे। आदि का मतलब क्या है? जो आरंभ में लगे। प्रत्यय का मतलब क्या है? शब्दांश, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगे उनको हम उपसर्ग कहते हैं, या फिर उनको क्या कहा जाता है? आदि प्रत्यय भी कहते हैं। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, प्रत्येक उपसर्ग के, प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, जो अलग शब्द के साथ, जो शब्द के साथ, जो अलग अलग शब्द के साथ, अलग अलग शब्द के साथ भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलग अलग शब्द के साथ भिन्न भिन्न अर्थ में, भिन्न भिन्न अर्थ में, भिन्न भिन्न अर्थ में, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों, यहाँ एक शब्द ले लिया हमने दुर्दशा, दूसरा शब्द ले लिया यहाँ दुष्कर। ये जो दुर्दशा बना है ये दुर और दशा से, और यहाँ जो ये हैं ये आपका दुष और कर से। इससे भी पहले दोस्तों ये किस रूप में था? इससे पहले ये दु और दशा के रूप में था, दुर्दशा, और इससे पहले ये दु और कर के रूप में था। सबसे पहली जो कंडीशन थी वो हमारी ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी में जाके शब्द बना। अब इसमें दु का जो अर्थ है, यहाँ पर जो दु का अर्थ है वो है बुरा। तो जो बुरा, जो बुरी दशा है वो क्या कहलाए? दुर्दशा। और यहाँ इस दु का अर्थ जो है वो है कठिन। ठीक है, जो हाथ के लिए कठिन है वो कहलाया दुष्कर। ठीक है, तो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाया? वो दुष्कर कहलाया। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जी, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों में ये दो ही उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। तो जब ये संस्कृत का उपसर्ग है, इसका एक मीनिंग तो बुरा है दुर्दशा के अंदर, और इस दु का अर्थ कठिन है। कर कहते हैं हाथ को, जो हाथ के लिए कठिन है उसको क्या कहते हैं? दुर्दशा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहलाया? प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं जो अलग अलग शब्द के साथ भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ इसका मीनिंग अलग हुआ, इसका मीनिंग यहाँ पे अलग हुआ। तो ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई सारी। आगे देखो 8वीं कंडीशन, किसी शब्द में एक से अधिक, किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं या लगाए जाते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, जैसे निराभिमान,
सुसंगठित, निराभिमान सुसंगठित, पर्यावरण सुसंस्कार, सुसंस्कार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये जो शब्द बना है निर और अभिमान से, ये बना है सु और संगठित से। सुसंगठित, ये बना है परि और आवरण से, और ये बना है सु और संस्कार से। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इससे पहले भी एक कंडीशन और थी, और वो कंडीशन क्या थी, नि, अभि और मान। ये कंडीशन आपकी पहली थी, ये दूसरी, तीसरी में जाके शब्द बना। ऐसे यहाँ पे ये सु, सम, गट और इत से मिलके बना। यहाँ पर ये जो है परि, आ और वर्ण से मिलके बना। यहाँ पे ये सु, सम और कार से मिलके बना। इन सब में प्यारे दोस्तों दो उपसर्ग हैं। आपको क्या कहा गया, आपको बताया ये गया कि किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस विसर्ग का परिवर्तन रे में हुआ, और ये आधार है और ए मिलके यहाँ क्या बन गया, आपका रा बन गया। क्लियर। यहाँ पे इस वाले मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हुआ, ठीक है। यहाँ पर इस वाले मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हुआ, और मैं के बाद में यदि कै से बना शब्द आए या कर क्रिया आए तो बीच में से का आगम हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है, से का आगम। ये व्यंजन संधि में आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे दो उपसर्ग कौन कौन से हुए, यहाँ एक तो नी और अभी, इसमें सु और सम, इसमें परि और आ, इसमें सु और सम, इन सब में दो उपसर्ग है। तो ये जरूरी नहीं है किसी शब्द में केवल एक ही उपसर्ग हो, उसमें एक से अधिक उपसर्ग भी पाए जा सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई जी, आपकी 8वीं कंडीशन है कि एक से अधिक उपसर्ग भी किसी शब्द में हो सकते हैं। 9वीं जो कंडीशन है वो ये है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या, इसके बाद हिंदी में उपसर्ग की संख्या, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या, उर्दू, अरबी, फारसी में उपसर्ग की संख्या। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी में 8 उपसर्ग होते हैं, और अरबी, फारसी, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी के अंदर यदि हम कै, व, से को उपसर्ग माने तो उस कंडीशन में उपसर्ग की संख्या 12 होती है। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में उपसर्ग 12 है, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में उपसर्ग 10 है। अब कैसे क्या बनता है, कैसे बनता है कपूत, और से क्या बनता है, से बनता है सपूत। तो कै और से के अंतर्गत यहाँ पे कपूत सपूत में कै और से उपसर्ग है। अगर हम इन दोनों को उपसर्ग मान लेते हैं तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 12। अब उसने ऑप्शन में 10 भी दिया है, 12 भी दिया है,
जब जब 12 देगा राइट आंसर 12 है, जब 12 नहीं देगा वो कुछ भी दे राइट आंसर 10 है। क्लियर? जी 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 हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो मैं थोड़ा सी देर आपके आज कमेंट ले लेता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, क्योंकि देखो मैं तो 2 महीने पढ़ाऊँगा आपको, और 2 महीने बाद ये सच्चाई है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दिक्कत हो रही है बच्चों को, ठीक है, भांति भांति की समस्याएं हैं, क्योंकि आप भांति भांति के विचार प्रकट कर रहे हो, तो वो सारी समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? तो जो उनसी बुक से आप पढ़ते हो ना, ये लोग हमसे पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उन्होंने कभी पूरी हिंदी किताबों में दी नहीं। तो इसलिए जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, चाहे वो वर्णमाला में पढ़ाया है, संधि में पढ़ाया है, या आगे भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे आपके सामने, अगर किसी भी टॉपिक का 25% भी अगर किसी बुक से मिल गया तो मुझे बताना एक बार। जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, या किसी भी बुक में, किसी भी एक भी बुक में अगर इस तरीके से लिखा है, या किसी भी यूट्यूब चैनल पर या कोई भी लेक्चर पढ़ा है और इसका 25% भी इस तरीके से मिल गया तो एक बार मुझे बताना जरूर। आपको पढ़ना नहीं है, आप अनुसंधान करता हो, खोजी हो, और अभी 2 साल चक्कर काटोगे आप अंदाज़ा देखो, इस बैच में इतने एडमिशन है, इतनी तो पोस्ट भी नहीं है, उसके कई सौ गुना एडमिशन है इस बैच के अंदर, और उतनी पोस्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन तो कुछ बच्चों का, और जो कुछ बच्चों का होगा ना, वो साइलेंट मोड में रह के करीम चीज़ों को ब्रेन में सेव कर रहे हैं, वो भी लॉजिकली, और बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी सारे आने दो, इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, उसी के चक्कर में लगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कौन सी किताब में लिखा है कि उप और सर्ग, इसमें उप जो है उपसर्ग है, ये मूल शब्द हैं, उपकर्त समीप निकट है, सर्कर्त रचना है, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, कौन सी किताब में लिखा है ये चौथी कंडीशन, उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, ये तो लिख दिया शब्दांश होते हैं, ये किसने लिखा है? कुछ गतिक शब्द भी उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको मैं रोक रहा हूँ रट्टा मारने से, आपको तो बच्चों को पता ही नहीं कि वो तो कि मैं रट रहा हूँ कि समझ रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखिए, और ये आपके जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी बनती है ना, उसी के हिसाब से मैं आपके सामने लेके चला। ये डेफिनेशन वाला तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन, उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, लेकिन कुछ गतिक शब्द भी होते हैं। अब ये तो लिख दिया हमेशा शब्दांश होते हैं, जब उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं तो फिर ये क्या होंगे? ये तो शब्दांश नहीं है, इनको भी तो कह रहे हैं। तो फिर उसका जो भी अपवाद बना है, उसकी जो भी दूसरी कंडीशन बनी है, उसके साथ फिर यहाँ पे आपको ये बताया गया प्रूफ करके, उपसर्ग शब्दांश हमेशा किसी शब्द के आरंभ में, प्रारंभ में, आदि में। अरे मान के चलो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो कन्फ्यूज होते हैं, अब वो कहेगा जो आदि में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब आपने रट्टा मारा है कि आरंभ, प्रारंभ, अब वो क्या पूछ रहा है? आदि। मैंने ओबलिक करके इसीलिए लिखा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? आदि प्रत्यय। कई बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग शब्द के साथ में वो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करेंगे, जैसे दुर्दशा में और यहाँ पे दुष्कर में एक ही उपसर्ग था लेकिन अर्थ दोनों के अलग थे। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाया जा सकता है, और संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 10 है, अंग्रेजी में 8 है, उर्दू, अरबी, फारसी में हम 19 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद बारी आएगी हमारी यहाँ संस्कृत के उपसर्ग की, और मैं सारे नहीं कराऊंगा, वो करने हैं उससे जो मैं PDF दे चुका हूँ, क्योंकि आपको PDF से पढ़ने की आदत है। अब मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग कितने हो गए जी? संस्कृत के उपसर्ग हो गए 22। अब मैं यहाँ केवल आपको 5-10 उपसर्ग से समझाऊंगा, बाकी 22 के बारे में पढ़ोगे आप क्लास नोट्स वाली PDF से। किससे पढ़ोगे? क्लास नोट्स, ठीक है जी, क्लास नोट्स PDF, ठीक है, या जो भी बुक आप खरीदते हो, क्योंकि बैच के बाद आपको बुक भी तो चाहिए, बिना बुक के तो भला होगा नहीं आपका। तो इसमें प्यारे दोस्तों हमारा एक उपसर्ग आता है आम, जो बनता है आ।
मूल रूप से आ उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग प्यारे दोस्तों यही होता है। और चूंकि इसके नीचे हलंत लगा, इसका लोप हो जाता है, तो शेष क्या बचता है, आ बचता है। अब इससे हम कौन कौन से शब्द बना लेंगे, इससे बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे आजीवन में भी यही है, आ जन्म में भी आ ही है, और आमरण में भी यही है, आमरण, आरण में भी यही है, ठीक है जी। और आकृति में भी आपका यही है, ठीक है जी, आ उपसर्ग। इसके बाद में फिर हम दूसरा उपसर्ग क्या बनाएंगे जी, आ के बाद में दूसरा बनाएंगे यहाँ अभी, ठीक है। इसमें कौन से बनेंगे, यहाँ अभी में बन जाएगा आपका अभ्युदय, संधि आती है तो आप करोगे इसको, अदरवाइज नहीं है। अभ्यास, अभ्यागत, अभिमत, अभिमान, ठीक है। कुछ को तो आप डायरेक्ट पहचान लोगे, जैसे अभिमान में हर कोई बता देगा कि अभी उपसर्ग है, क्योंकि मान मूल शब्द हो गया आपका। लेकिन इसको कौन बता पाएगा, इसको बता पाएगा जिसको संधि आती है, जिसको संधि आती है। जिसको संधि नहीं आती है, जिन्होंने संधि पढ़ी नहीं है, उस समय इधर उधर की बातें चल रही थी, तो उसका तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। इसके साथ फिर यहाँ पर क्या है आपका अति, तो अति किस रूप में आएगा जी, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अतियुक्ति, अतियुक्ति किसे कहते हैं, अतिशोक्ति को। और इसके बाद क्या आ गया जी यहाँ अतिसार, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे अधि, तो ये क्या हो गया जी आपका अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्ययन, अध्याय, अधिकार, अधिमान। अधिमान कहते हैं वेटेज को, अधिमान किसको कहते हैं, वेटेज को कहते हैं। इससे आगे आपका अन, ये क्या हो जाएगा अनुचित, अनेक, अनधिकार, अनस, ठीक है। इन सब में क्या है अनुपसर्ग, हलंत लगा है, ये ध्यान रखना है। इसके नीचे ये क्या है हलंत, अगर हलंत नहीं होगा तो ये हिंदी का उपसर्ग बन जाएगा अनमोल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनबन, इसके बाद आ गया ये आपका अव, इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा अवमानना, अवसान, अवसान मतलब दिन का ढलना, अवतार, ऐसे ही इससे बनेगा अप, अपमान, अपकर्ष, अपमानित, ठीक है। इससे बन जाएगा अवसर। ये जरूरी नहीं जो मैंने लिखे हैं सिर्फ उन्हीं में लगे, इनके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं आपके तत्सम शब्द हैं। एक पॉइंट, तत्सम शब्द क्यों है, क्योंकि इसमें संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो जिस भाषा के उपसर्ग होंगे
उसी भाषा का वो शब्द भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? संस्कृत के उपसर्ग का। तो संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले सारे शब्द क्या क्या लाएंगे? तत्सम। ठीक है, तो ये सारे, एक तो सारे के सारे तत्सम शब्द है, एक पॉइंट। दूसरा, ये में संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें संधि भी है और समास भी है। ठीक है, तो जो उपसर्ग का उदाहरण तो है ही, लेकिन संधि और समास दोनों का भी एग्जाम्पल है, वो कई बार इसी तरीके से लेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से वो शब्द बताइए जिसमें संधि समास दोनों हो, वो शब्द बताइए जो संधि और उपसर्ग दोनों का उदाहरण है। तो जिसने रेगुलर क्लास संधि वाली अटेंड की है, स्वर संधि के 5 वेद, व्यंजन संधि की तमाम कंडीशन और विसर्ग, उनको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो उन्होंने लाइफ में 10 बार पहले रट्टा मारा था, एक 11वीं बार फिर दोबारा से चीज़ें रट लिया। तो यहाँ टॉपिक क्या चल रहा है? सीक्वेंस में। तो ये मूल शब्द हो गया जी आपका जीवन। आगे जो शब्दांश बचा वो आपका क्या कहलाया? उपसर्ग कहलाया। इसमें मूल शब्द हो गया। मूल शब्द मतलब वो छोटे से छोटा शब्द जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ा हो, सुना हो, लिखा हो, देखा हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो यहाँ क्या हो गया? आपका शब्दांश है। मरण बाद में से निकाल लिया, आगे शब्दांश बच गया। हरण बाद में से निकाला, आगे शब्दांश बच गया। आगे शब्दांश है, मूल शब्द आपका पीछे है। तो उपसर्ग का प्रयोग किसी न किसी मूल शब्द में करेंगे, और वो मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात कुछ भी हो सकता है। तो मूल शब्द क्या है? वो छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई अर्थ हो। अब अभ्यु और उदय से मिलकर अभ्युदय बना है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। जिसने यण संधि पढ़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं है। बीच में यह, पहले आधा व्यंजन, बीच में यह, पहले आधा व्यंजन, बीच में यह, पहले आधा व्यंजन। तो ये क्या है? तीनों के तीनों यण स्वर संधि के उदाहरण है। और ये कैसे आया? अभि और उदय, उदय में छोटा ऊ है इसलिए यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आई है। ये अभि और आस, अभ्यास। ठीक है, यहाँ अभि और आगत, अभ्यागत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अभिमत, ठीक है, और अभिमान। इसमें डायरेक्ट है, मत आप निकालो, आगे जो शब्दांश बच गया। ऐसे ही यहाँ पे आपको इसको देखना है। यहाँ अति और आचार, अत्याचार, अति और अंत, अत्यंत, अति और अधिक। तो यहाँ बीच में यह, पहले आदत है, बीच में यह, पहले आदत है, बीच में यह, पहले आदत है। यण स्वर संधि हो गई। और उपसर्ग कौन सा हो गया? अति, अति, अति। यहाँ पे अति और उक्ति, अति उक्ति किसको बोलते हैं? अतिशोक्ति को, यानी कि जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए उसको अतियुक्ति कहते हैं। इसी का समानार्थी पर्यायवाची क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछेगा वो आपसे कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। क्या है शाब्दिक अर्थ? अतिशोक्ति। तो यहाँ पे क्या है? बीच में यह, पहले आधा व्यंजन, यण संधि का उदाहरण। अतियुक्ति का मतलब होता है, अति और उक्ति मतलब जब बढ़ा चढ़ा के कहना। इसके बाद मूल शब्द सार है, अति बच गया, आपका ये उपसर्ग है। अध्यक्ष, अधि और अक्ष, बीच में यह, पहले आधा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका यण स्वर संधि हो गई जी। बीच में यह, पहले आधा धै, बीच में यह, पहले आधा धै, बीच में यह, पहले आधा धै। तो ये क्या है? ये सारे के सारे यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कैसे बने? अधि और अक्ष से, अधि और आदेश से, अधि और अध्ययन से, अधि और आय से, अधिकार। मूल शब्द निकाल लिया, आगे शब्दांश है। मूल शब्द निकाला, आगे शब्दांश बचा, उसको उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे बना है? अन और उचित। तो उचित का छोटा ऊ और ये आधान है, आधान है और ओ मिल के क्या बन गया? ये नो बन गया। आधान है और ओ मिल के क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, ये क्या बनेगा? अन और एक, आधान है और इधर से आई मिल के क्या बन गया? आपका ये बन गया। यहाँ अन आधान है और अधिकार का ए, इसमें भी दो उपसर्ग है, अनधिकार में अन और अधि। ठीक है, तो ये पूरा नया बन गया। ये क्या हुआ? अन और अश्व। तो यहाँ जैसे ये बना है, अनेक जो शब्द हैं ये अन और एक से मिलके बना है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या है? इसमें ये आधा न है, इधर क्या है आपका? इधर आपका ये यहाँ पे ए है, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया नहीं। इसी वजह से यहाँ शब्द के बीच में आपका ये आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया आपका? अवमानना। मूल शब्द निकाला, आगे उपसर्ग। ऐसे ही मूल शब्द निकाला, आगे उपसर्ग, मूल शब्द निकाला, आगे उपसर्ग, मूल शब्द, आगे उपसर्ग, मूल शब्द निकाला, ये प्रत्यय है इत, अप हो गया। ये मूल शब्द निकाला, आगे उपसर्ग, मूल शब्द निकाला, आगे उपसर्ग बचा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मेरी क्लास चलती है हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, जिस पे मैं कराता हूँ शाम को 9 बजे प्रैक्टिस। यूपीएसआई के सिलेबस को कवर करते हुए मॉक टेस्ट नंबर 8 की प्रैक्टिस करेंगे आज शाम को 9 बजे। धन्यवाद।